आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग कुछ टॉपिक्स और कुछ जो बेसिक है तो हम इसको पढ़ा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टोरी प्रोटीन की बात करेंगे। क्योंकि कई बच्चों ने बोला है, रिक्वेस्ट किया है कि आप इन सब चीज़ों के बारे में बताने के लिए, तो हम आज ये सब चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि इसमें नीट में काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे और जितने भी एंट्रेंसेस होते हैं उनमें बेसिक क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, तो आप उनको देखेंगे तो आपको दिखेगा ये सारे इसमें रिलेटेड क्वेश्चंस। हम हिंट कर देंगे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। हम लोगों ने सेंट्रोमियर पढ़ा हुआ था। सेंट्रोमियर क्या होता है? क्रोमोसोम जिससे अटैच होता है, जिस रीजन से अटैच होता है, क्रोमोसोमल पार्ट जिस रीजन से अटैच होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक, तो सेंट्रोमियर वो रीजन है जहां पर क्या होते हैं? क्रोमोसोम के दो आर्म। कौन कौन से आर्म आपके अटैच होते हैं? क्रोमोसोम के दो आर्म अटैच होते हैं। वो कौन कौन से आपके? एक पी आर्म होता है जो कि क्या होता है? शॉर्ट आर्म कहलाता है। और एक क्या होता है? लार्ज आर्म, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्यू आर्म। अब इसको मेमोराइज करना हो कि बहुत से बच्चों को नहीं समझ आता कि पी आर्म और लार्ज आर्म हम कैसे बोलें, कैसे समझेंगे कि शॉर्ट आर्म को हम लोग पी आर्म और लार्ज आर्म को क्यू आर्म कहते हैं। तो हमेशा एक क्लू याद रखिएगा बेटा कि हमेशा पहले पी आता है तब क्यू आता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि पहले पी आता है, इसलिए शॉर्ट आर्म या स्मॉल आर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्यू आर्म हमेशा क्यू बाद में आता है, इसलिए लार्ज आर्म में वो आएगा। तो क्रोमोसोम के दो आर्म होते हैं, ठीक है, दो एंड होते हैं, एक होता है शॉर्ट आर्म और एक लार्ज आर्म। अब यहाँ पर इन दोनों क्रोमोसोम के स्मॉल आर्म और लार्ज आर्म को अटैच करने के लिए बीच में क्या होता है? एक सेंट्रोमियर, मतलब सेंट्रो मतलब सेंटर में रहने वाला। तो सेंटर में कौन है आपका जो दोनों को अटैच कर रहा है? उसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। अब यहाँ पर यही क्वेश्चन नहीं हो जाता है कि बस सेंट्रोमियर हमने पढ़ लिया कि हाँ सेंट्रोमियर आपका दो क्रोमोसोम को अटैच करता है। सेंट्रोमियर का भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है, और वो क्लासिफिकेशन किया गया है यहाँ पर मैं वही बताऊंगी कि मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एरोसेंट्रिक, इन सब बिहाफ पर। एक दो चीजें और है जो हम क्लियर कर दें आपको। ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर को कवर करने के लिए एक प्रोटीनियस लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या कहते हैं? वो काइनेटोकोर। ये बात एक बार साउथ के एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया है कि काइनेटोकोर जो है वो क्या है और वो उसका नेचर क्या है, वो प्रोटीन है, लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है? तो हमेशा याद रखिएगा काइनेटोकोर जो है वो एक तरह की क्या है? प्रोटीन है। उसका नेचर जो है वो प्रोटीनियस नेचर का है। ये क्या करती है? ये सेंट्रोमियर को क्या करती है? प्रोटेक्ट करने का काम करती है। जो ग्रीन कलर से ये मार्क किया गया है, ये क्या है आपका? ये सेंट्रोमियर, और इसको प्रोटेक्ट करने का काम ये काइनेटोकोर कर रही है। अब ये काइनेटोकोर से कौन अटैच है? आपका स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर आपको क्या होते हैं स्पिंडल फाइबर? कई बार हम आपको पढ़ाए भी है कि स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं। जब भी हम लोग स्पिंडल फाइबर की बात करेंगे तो स्पिंडल फाइबर हम लोग बोलेंगे कि स्पिंडल फाइबर जो है वो किससे मिलकर के बना हुआ है? माइक्रोट्यूब्यूल से। माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? एक तरह का साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन 3 टाइप के होते हैं। साइटोस्केलेटन सेल ऑर्गेनेल, ठीक है, जो स्केलेटन प्रोवाइड करता है आपको। तो वो साइटोस्केलेटन 3 टाइप का होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, फिर उसके बाद होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। और तो वहां पर हम लोग को पढ़ने को मिलेगा जब हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये स्पिंडल फाइबर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? ड्यूरिंग माइटोसिस और मियोसिस जब पढ़ेंगे आप, तो मेटाफेज के टाइम पर आपको क्या देखने को मिलता है? इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको छोटा सा बना के दिखा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर मेटाफेज है और इसमें क्रोमोसोम ऐसे अलाइन होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किस फेज में होता है? मेटाफेज में आपको से शुरू हो जाता है, एनाफेज, मेटाफेज में आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा गया है कि स्पिंडल फाइबर क्या है, कहाँ देखने को मिलती है? माइटोसिस और मियोसिस के केस में देखने को मिलती है। तो अभी तक क्या क्या चीजें क्लियर है? सेंट्रोमियर, ठीक है। सेंट्रोमियर जो है, अभी हमने इससे पहले वाला लेक्चर लिया था तो वहां हम लोगों ने बात किया था हेटेरोक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन क्या था? आपका डार्क स्टेन था, ठीक है, डार्क स्टेन था, मतलब बहुत पैक्ड फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोक्रोमेटिन। लूजली कॉम्पैक्ट फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? यूक्रोमेटिन। तो सेंट्रोमियर जो है वो क्या है? हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट बनाएगा। तो ये बात आप याद रखिएगा। हेटेरोक्रोमेटिन इसलिए यहाँ पर क्या होगा? डेंस स्ट्रक्चर होगा, ठीक। एक चीज ये भी पूछी गई है क्वेश्चंस में, ठीक है, कि सेंट्रोमियर जो है वो यूक्रोमेटिन का पार्ट है या हेटेरोक्रोमेटिन का? तो हमेशा याद रखेंगे कि हेटेरोक्रोमेटिन का। ये क्वेश्चन के साथ हम डिस्कस करते जा रहे हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर के बारे में पूछा गया है कि इसमें कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है? तो माइक्रोट्यूब्यूल, जो कि एक तरह की क्या है? प्रोटीन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और दिया है, जब भी आप क्रोमोसोम की बात करते हो तो आपको ये क्या दिखती है? दोनों सेम एक ही सेंट्रोमियर से अटैच है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड, ठीक है। अगर ये एक क्रोमोसोम दूसरे सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं तो हम लोग उसको कहते हैं नॉन सिस्टर। लेकिन सेम सेंट्रोमियर है
और दोनों एक दूसरे क्रोमोसोम एक दूसरे से अटैच है तो उसको हम लोग कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं बेटा कि ये जो टीलोमियर है ये क्रोमोसोम का जो इंड पार्ट है। जो क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेगा तो ऐसे आप देख सकते हो, है ना। लेकिन क्रोमोसोम का ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। ये पार्ट और ये पार्ट क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये दोनों पार्ट को सेपरेट करने के लिए यहाँ पर एक लास्ट में एक इंड पार्ट आता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या बनता है, क्रोमोसोम में क्या होता है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है जो क्रोमोसोम में फॉर्म हो रहा है वो क्रोमोसोम में किसकी वजह से फॉर्म हुआ है, यहाँ पर कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ है वो एक एंजाइम मतलब मॉलिक्यूल है जिसका नाम क्या है, टीलोमियर। ये टीलोमियर क्या है, ये कैप लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पर ऐसे फॉर्म हुआ है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर कौन बनाता है, ये टीलोमियर। इसकी वजह से क्या होता है, जो क्रोमोसोम है या फिर जो डीएनए है वो क्या होता है, प्रोटेक्टेड रहता है। पहला तो डीएनए प्रोटेक्टेड रहता है इसका फंक्शन में, और दूसरा क्या होता है कि इसका दूसरा फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं कि एक क्रोमोसोम, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दोनों फ्यूज भी ना कर जाएं या फ्यूजन ना हो जाए, इससे भी क्या करता है ये टीलोमियर क्या करता है, बचाता है। क्योंकि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है तो उससे क्या हो जाता है, प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। ठीक, अब टीलो का हमेशा याद रखिएगा, टीलो का मतलब भी इंड। तो जहां पर इंड की बात हो रही है वही आपका क्या कहलाता है, इंड। और मियर का मतलब होता है पार्ट। तो टीलोमियर जो इंड पार्ट है वही आपका क्या होता है, इंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोम नोन एज टीलोमियर। ठीक है, कैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, कैप लाइक। ये कौन सा रीजन है, हेट्रोक्रोमैटिन या यूक्रोमैटिन, तो याद रखिएगा हेट्रोक्रोमैटिन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, डार्क स्टेन आएगा। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि क्रोमोसोम का रियल स्ट्रक्चर हम आपको आगे बिल्कुल लास्ट में जब आप यहाँ ड्रॉ करेंगे, ये वाला, ये आपको यहाँ पर जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ये वाला, ये आपको देखने को मिलेगा। ओरिजिनल स्ट्रक्चर यही होता है क्रोमोसोम का। ठीक है, यहाँ देखिए अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई। यहाँ पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वहाँ इसको आप क्या कहते हैं, उसको आप हमेशा याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए। इस पर भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं कि ये सैटेलाइट डीएनए क्या, भी हम एक एक करके इसको बताते भी हैं कि सैटेलाइट डीएनए क्या है, एक तरह का हेट्रोक्रोमैटिन वाला पार्ट है। मतलब हेट्रोक्रोमैटिन वो रीजन है जहाँ पर कोडॉन्स क्या नहीं, कोडॉन्स कोड नहीं कर सकते, मतलब नॉन कोडिंग रीजन है। और जीन वो रीजन है जहां पर कोडॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो हमने आपको वाला बात बताया, तभी हम आपको क्लियर भी करते हैं। ठीक है, तो इन सब पे क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए कोई भी बुक, कोई भी आप क्वेश्चन देखेंगे 2018 या 17 में आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, यहाँ पर ऐसे 2 लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये आपको पहचानना था कि ये कौन से टाइप का क्रोमोसोम है। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो आप बताएंगे ये वाला रीजन क्या है, सैटेलाइट डीएनए, ये क्या दिखा रहा है, सेंट्रोमियर को। बट यहाँ पर ये भी यहाँ पर अगर ह्यूमन के सेंट्रोमेयर सीक्वेंस की हम बात करें तो 171 बेस पेयर का बना होता है, और उनके डीएनए को हम लोग कहते हैं एम्फॉइड डीएनए। ठीक है, अब दूसरी बात करें, जैसे यहाँ क्रोमोसोम है तो हेट्रोक्रोमैटिन हमने बताया था डार्क वाला रीजन होगा, और यूक्रोमैटिन लाइट स्टेन देगा। ठीक है, लाइट स्टेन देगा, और ये ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव पार्ट है। यहाँ पर मतलब एमआरएनए बन सकता है। ठीक है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, डीएनए से आपका एमआरएनए बनाना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है कि जो क्लासिफिकेशन दिया है क्रोमोसोम का वो किसके बिहाफ पर दिया गया, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। ठीक है, कि सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ है, एकदम ऊपर है, बिल्कुल नीचे है, कहाँ है, तो उसके बिहाफ पर, सेंट्रोमियर की पोजीशन के बिहाफ पर यहाँ पर हम बात करेंगे 4 टाइप के स्ट्रक्चर फॉर्म पोजीशन के हिसाब से फॉर्म हुए हैं। एक मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एरोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब हम यहाँ बात करेंगे पहला मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम होगा, मेटा का मतलब हमेशा मिड से याद रखेंगे, एम को मिड से याद रखेंगे। मतलब जो सेंट्रोमियर है वो एग्जैक्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिडिल में देखने को मिलेगा। और उसके जो दोनों, पहला तो ये हो गया पॉइंट, और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा कि जो दोनों आर्म्स हैं वो बिल्कुल कैसे होंगे, इक्वल देखने को मिलेंगे। तो जो तीसरा आपका क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में पूछा गया हुआ था नीट में, वो यही पूछा गया था, ये क्रोमोसोम बना दिया गया था, इसके ऊपर ऐसे सैटेलाइट डीएनए बना दिया गया था, और यहाँ पर बना दिया गया था कि ये क्या है, तो आपका ये टीलो, ये क्या है, दूसरा पार्ट, ये आपको टीलोमियर है, ये आपको क्या है, सैटेलाइट डीएनए है। और ये किस तरह का क्रोमोसोम है, अगर क्रोमोसोम बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलता है सेंट्रोमियर, तो ये क्या होगा, आपका मेटासेंट्रिक होगा। तो इसीलिए मीडियन सेंट्रोमियर इसको कहते हैं, और ये बी शेप्ड का होता है। ठीक है, ये बात हो गई। सब मेटासेंट्रिक हो गया, तो ये सब क्वेश्चंस ऐसे बनते रहते हैं। ये सिर्फ इतना ही नॉलेज आपके लिए नेसेसरी नहीं है, सेंट्रोमियर की पोजीशंस भी मायने रखती है, और इस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और हम बताना चाहेंगे, एनसीईआरटी में एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि अगर मान लीजिए यहाँ पर टीलोमियर ना लिख करके यहाँ पर लिखे कि ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, और सेंट्रोमियर ना लिख करके ये लिखे कि ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर टीलोमियर के जगह पर लिखेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है।
तो ये भी बात याद रखिएगा बेटा कि टीलोमियर जो है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन से बनता है और जो सेंट्रोमियर होता है वो प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन से बनता है। तो कभी कभी क्वेश्चंस में हो सकता है सेंट्रोमियर ना दे या टीलोमियर ना दे, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन दे, तो इस चीज को भी दिमाग में रखे रहिएगा, इस पे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं। ठीक है, सब मेटासेंट्रिक जो भी हम आपको बता रहे हैं वो क्वेश्चन के बिहाफ पर आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को बताते हुए लेकर हम चल रहे हैं, ताकि आप आने वाले फ्यूचर में कोई गलती ना करें। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम को हम कैसे पहचानेंगे, जब भी सेंटर से थोड़ा ऊपर की हम बात करेंगे तो वो कैसा होगा, आपका सब मेटासेंट्रिक वाला क्रोमोसोम होगा। आप यहाँ देखो बिल्कुल सेंटर में, सेंटर से थोड़ा ऊपर है तो सब मेटासेंट्रिक, और इनके आर्म क्या होंगे, एक क्या हो जाएंगे, एक क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो एक आपको क्या दिख रहा है, शॉर्ट दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, लार्ज दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, और इसका कैसा शेप होगा, एल शेप होगा। तो उसको आप, और ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, ये इस तरह का क्रोमोसोम सब मेटासेंट्रिक एनाफेज में, ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, एरोसेंट्रिक की बात करेंगे तो एरोसेंट्रिक का क्या होगा कि बिल्कुल जो आर्म होंगे बिल्कुल एंड का थोड़ा सा, एंड से दूर थोड़ा सा नीचे का पार्ट पे जब आपका क्या रहेगा, स्मॉल आर्म रहेगा, वो बहुत ही छोटा मतलब पार्ट रहेगा, और ऊपर वाला जो शॉर्ट आर्म है वो क्या हो जाएगा, बहुत शॉर्ट हो जाएगा, और नीचे का लार्ज आर्म बहुत ज्यादा लार्ज हो जाएगा। तो ये किस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, रॉड शेप देखने को मिलता है। तो ये शेप भी याद रखना है कि शेप का दिखता है, और लार्ज कब होता है, शॉर्ट कब होता है, ये सब याद रहना चाहिए। और ये कब दिखता है आपको, एनाफेज में। मतलब एनाफेज में हमें किस तरह के क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, एरो और सब मेटासेंट्रिक। ठीक है बच्चा, अब यहाँ पर बात करते हैं टीलोसेंट्रिक की। टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम सेंट्रोमियर की बात करें तो टीलो का मतलब हमने पहले भी बताया कि इंड का होता है, इंड मतलब किनारा, किनारे की बात करते हैं, टर्मिनल। तो टर्मिनल सेंट्रोमियर भी इसको हम लोग कहते हैं। टीलोसेंट्रिक टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल सेंट्रोमियर भी कहते हैं, क्योंकि टर्मिनल का मतलब भी क्या होता है, एंड मतलब किनारा। ठीक है, इसीलिए टीलोसेंट्रिक सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए टीलोसेंट्रिक ना देकर के टर्मिनल सेंट्रोमियर पूछा तो बात वही है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि ये क्या होंगे, बिल्कुल ही टिप पर प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल ही इंड पर इनके क्या होंगे, सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम कहते हैं टीलोसेंट्रिक। अब यहाँ पर आपको बताया गया था, मैंने पहले भी बताया कि जो सेंट्रोमियर होता है वो बीच का पार्ट होता है, ऊपर का जो स्मॉल आर्म होता है उसको हम पी आर्म कहते हैं, और नीचे के लार्ज आर्म को हम लोग क्या कहते हैं, क्यू आर्म कहते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे पी से पी पहले आता है, क्यू बाद में आता है। ठीक, यूकैरियोट की अगर हम बात करें तो यूकैरियोट के क्रोमोसोम को हम लोग, क्रोमोसोम जो होता है वो हमेशा याद रखिएगा मोनोसेंट्रिक होता है। हमेशा ये क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। मोनो का मतलब होता है वन, मैंने कई बार बताया, मोनो का मतलब वन, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। तो मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम जो है या सिंगल सेंट्रोमियर किसमें प्रेजेंट होते हैं, मोस्टली यूकैरियोट्स में। लेकिन अगर मान लीजिए होलोसेंट्रिक की अगर हम बात करें, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार इस पे क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके। ठीक है, तो ये बॉक्स के अंदर बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। होलोसेंट्रिक की अगर हम बात करें, होलोसेंट्रिक या पॉलीसेंट्रिक क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो ये क्या होते हैं, हैव डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर, इनके पास क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप सी एलिगेंस की बात करिए, ये सी एलिगन एक तरह का क्या है, निमेटोड्स। तो ये आप एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें टीलोमियर की, तो टीलोस का मतलब होता है एंड, मियर्स का मतलब होता है पार्ट। हमने पहले भी बताया ये कैप लाइक स्ट्रक्चर, और ये टीलोमियर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ये जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, वहाँ पर क्या होता है, जीसी रिच रीजन पाया जाता है। इस पे भी क्वेश्चंस बन चुके हैं। ठीक है, जीसी रिच रीजन पाए जाते हैं, और यहाँ पर ये हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन है, और ये क्या होता है, टैंडमली रिपीट सीक्वेंस यहाँ पाया जाता है। टैंडमली रिपीट करें मतलब बार बार एक ही सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। तो 6 न्यूक्लियोटाइड का यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में बार बार न्यूक्लियोटाइड्स रिपीट्स होते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं एक ए मोनोटाइप के हो, ए हो, जी ही हो, या डाई न्यूक्लियोटाइड मतलब एटी मतलब इस फॉर्म में भी हो, अकेले भी हो सकते हैं और डाई फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें टीलोमियर की, तो ये क्या है, हेट्रोक्रोमेटिन वाला रीजन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ह्यूमन की अगर टीलोमियर की हम बात करें, यहाँ टीलोमियर का फंक्शन हमने पहले भी आपको डिस्कस कर दिया कि फंक्शन क्या है कि 2 क्रोमोसोम फ्यूज ना कर जाए, इससे प्रोटेक्शन से बचाता है, और इसको हम लोग यूज करते हैं कैंसर की थेरेपी में। अब वो कैसे करते हैं, यहाँ पर टीलोमियर जो है वो जो अपना काम मेंटेन कर पा रहा है, जो फंक्शन कर पा रहा है, वो किस एंजाइम की मदद से कर पा रहा है, टीलोमियर टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके पार्ट बी में। पार्ट बी में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सा एंजाइम टीलोमियर के लिए काम करता है, तो कौन सा है, टीलोमियर टर्मिनल ट्रांसफरेज एंजाइम। ये एंजाइम को, टीलोमरेज एंजाइम को हम क्या करते हैं, कैंसर थेरेपी में क्या करते हैं, यूज करते हैं, उसी के लिए हम ड्रग्स बनाते हैं। ठीक है,
तो टीलोमियर आपको कैंसर में भी आप आपको जैसे कैंसर हो जा रहा है तो टीलोमियर मतलब क्रोमोसोम की साइज क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है या एजिंग होने लगती है, एज हम लोगों की होने लगती है। तो क्या होगा, ये क्रोमोसोम, मान लीजिए ये क्रोमोसोम है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, इसकी साइज क्या होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। या कैंसर हो जाएगा तो धीरे धीरे इसकी साइज क्या होती जाएगी, क्रोमोसोम की कम होती जाएगी, या एजिंग होती रहेगी तो कम होती जाएगी। तो ये आपका क्या होता है, टीलोमियर का के बारे में है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, द स्पेशल स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट द कंटिन्यूअस लॉस ऑफ डीएनए, ठीक, एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन आप पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाएंगे कि ये एंड ऑफ रेप्लिकेशन में भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अभी बस हम आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब एक और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला एक टॉपिक आता है, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जीन क्या है, और आपको जीन कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन को हम एक बार फिर बता दे रहे हैं। आप नहीं देखे हो तो प्लीज जाके जीन वाला लेक्चर पहले देख के आओ। अगर हम जीन की बात करें, फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, डीएनए है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब जैसे ये हमने बताया था आपको कि मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर सब जगह कोई इंफॉर्मेशन पड़ी नहीं रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर अपने घर में हैं तो घर में 3-4 कमरे हैं, वो 3-4 कमरे में ही आप पूरे कमरे में नहीं पढ़ते हैं, आप पूरे कमरे में ही आपने अपनी लाइब्रेरी नहीं बना के रखी है या अपनी बुक्स नहीं रखते हैं, एक जगह जा करके पढ़ते हैं। तो पूरे घर में आपकी इंफॉर्मेशन नहीं पड़ी है, किसी एक कमरे में आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी है, और वो कमरा जहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं वहां पर बुक से, वो आपका क्या है, वो कमरा आपके लिए क्या है, कोडिंग रीजन, मतलब वहां आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो बाकी सब कमरे हैं, जो बाकी बच गए, वो आपके क्या होंगे, वहां पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उसको आप क्या कहते हो, नॉन कोडिंग रीजन। ठीक है, वैसे ही जहां पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको आप क्या कह रहे हो, डीएनए पर जहां पर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वो आपका क्या होता है, कोडिंग रीजन, मतलब जीन। पर ये जीन एक्टिव होकर के क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करते हैं, एमआरएनए, अमाइनो एसिड और प्रोटीन बनाते हैं। बट जो नॉन कोडिंग रीजन है, जो कि क्या है, एक हेट्रोक्रोमेटिन रीजन जिसको कहते हैं, ये क्या होगा, यूक्रोमेटिन, और ये क्या होगा, हेट्रोक्रोमेटिन। नॉन कोडिंग रीजन हेट्रोक्रोमेटिन है, ठीक है। तो ये नॉन कोडिंग रीजन क्या है, जो बचा हुआ कमरा है जिसमें आपकी कोई भी नॉलेज की बुक में कुछ नहीं प्रेजेंट है, तो वो क्या है, आपका नॉन इन्फॉर्मेशन वाला एरिया, जो बचा हुआ पार्ट है डीएनए का, नॉन इन्फॉर्मेशन है, वहाँ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी हुई है, उसको आप क्या कहते हो, ना वहाँ पर नॉन कोडिंग रीजन, या फिर उसमें ना ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ना ही आपका ना एमआरएनए बनेगा, ना ही आपकी कोई प्रोटीन बनेगी। ठीक है, और इस तरह के डीएनए का वो पार्ट जहां पर इंफॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट होती उसको हम जंग डीएनए या सेल्फिश डीएनए के नाम से या रेपिटेटिव डीएनए के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चा, बस ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर सेल्फिश डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पर क्या है, डिस्पर्स रेपिटेटिव डीएनए, जिसके अंदर आता है ट्रांसपोजॉन। ट्रांसपोजॉन क्या है, एक तरह का जंपिंग जीन है, जिसको हम मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये डीएनए है, अब डीएनए में ये क्या है, आपका डीएनए है, ये डीएनए है, ठीक है। अब इस डीएनए में क्या है, ये पार्ट आपने कट कर दिया, कट करके इसको दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, तो ये कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म किसमें देखने को मिलता है, ट्रांसपोजॉन। इसका हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे आपके लिए। और टैंडम रिपीट में आपका टीलोमरेज आता है। तो ये आपका पूरा इसके बारे में था। अब हम यहाँ बात करेंगे सेल का सैटेलाइट डीएनए क्या है। सैटेलाइट डीएनए भी क्या है, नॉन कोडिंग रीजन। मतलब अब हमें पता चल गया नॉन कोडिंग रीजन कौन कौन है, सैटेलाइट डीएनए, और क्या है बताइए, आप बताइए, सेंट्रोमियर, और क्या है, सेंट्रोमियर हो गया, और टीलोमियर। ठीक है, ये सभी क्या है, हमारे हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन, मतलब नॉन कोडिंग रीजन। और ये क्या होते हैं, हाईली रैंडमली रिपीटेड डीएनए होते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है, विच फॉर्म द सेपरेट फ्रैक्शन। जब भी आप एक सेंट्रीफिकेशन टेक्निक होती है उसमें कई तरह से होते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन टेक्निक है। ये भी एक बार एआरएस नेट में पूछा जा चुका है। एआरएस नेट में एक बार क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सी टेक्निक का यूज करके हम सैटेलाइट डीएनए को सेपरेट करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन, क्योंकि सेंट्रीफिकेशन का मतलब होता है, मैंने आपको एक बार विल्सन एंड स्टेल एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगी तो वहाँ बताऊंगी कि कैसे सेंट्रीफिकेशन टेक्निक है। ये कहाँ फाउंड होता है, आपको बताया था मैंने, सैटेलाइट डीएनए कहाँ फाउंड होगा, सेंट्रोमियर और हेट्रोक्रोमेटिन वाले रीजन में। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, मिनी सैटेलाइट डीएनए और माइक्रो सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो आपका कितने बेस पेयर होता है, 11 to 60 बेस पेयर। माइक्रो सैटेलाइट 1 to 6 बेस पेयर रिपीट का होता है। जो मिनी सैटेलाइट डीएनए है उसका ही यूज हम लोग कहाँ करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। तो आप एप्लीकेशन हेडिंग डाल करके इसको लिख सकते हैं एप्लीकेशन में। अब मिनी सैटेलाइट डीएनए मतलब जो हम लोग 99% जो है वो सब में क्या है, सिमिलरिटी है।
ठीक है। लेकिन 1% जो डिफरेंस आ रहा है सभी में, वो 1% डिफरेंस किस बिहाव पर आ रहा है, इसी मिनी सैटेलाइट डीएनए पर। और ये भी क्वेश्चन आपका नीट में आ चुका है, ठीक है, ये नीट में आ चुका है क्वेश्चन आपका कि ये कौन सा डीएनए हम लोग चूज करते हैं। तो सबसे पहले मिनी सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए पे भी मिनी सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट में भी का यूज कहाँ कर रहे हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी कौन सा वाला, तो SNP बहुत ढेर सारे होते हैं, उनमें से हम लोग VNTRs को यूज करते हैं। VNTRs कहने का मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होना। अब जैसे ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है, ये क्यों किया जाता है, जैसे क्राइम हो गया, किसी को पता करना है कि ये उनका बच्चा है या नहीं है, तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक की मदद से आराम से इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब वो कैसे, मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ है और कोई मर्डर किया हुआ है, अब इन दोनों पे मान लीजिए हमें इन दोनों पे शक है, तो हमने क्या किया, इन दोनों का क्रोमोसोम लिया, हो सकता है इनमें क्या हो, ये ATGC ATGC ये सीक्वेंस क्या हो, 3 बार रिपीट हो, ठीक। और मान लेते हैं राम है जिसका क्रोमोसोम नंबर हमने 8 लिया, उसमें ये सीक्वेंस सिर्फ 2 बार रिपीट हो रहा है, एक बार ये एक बार ये। तो ये जो 1% जो डिफरेंस आया है, 99% तो सिमिलरिटी है, लेकिन 1% जो डिफरेंस आ रहा है वो किस बिहाफ पर आ रहा है बच्चा, तो वो इसी बिहाफ पर आ रहा है कि ये जो नंबर ऑफ रिपीट्स हैं, ये जो टैंडम रिपीट्स बोला जा रहा है, ये क्या है, वेरिएबल है। किसी में 2-3 है, किसी में 3 है, किसी में सिर्फ 2 ही है। और हो सकता है जो अब जो मर्डर जिसका हुआ है, मान लेते कोई भी ए पर्सन है जिसका मर्डर हुआ है, अब उसको हम जब इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से मैच करेंगे, तब हमें पता चलेगा, जिससे भी ये दोनों में से जिनसे भी मैच करेगा उसका सीक्वेंस, वही क्या होगा, उसका मर्डर किया होगा। तो ये इसको हम डिटेल में कभी और पढ़ाएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो हमेशा याद रखिएगा जो 1% डिफरेंस आ रहा है, अगर इसका ग्राफ भी बनाया जाए तो हमेशा याद रखिएगा ये इसका एक बल्क डीएनए, और ये क्या होता है, ये बल्क डीएनए जो 99% है वो क्या है आपका बल्क डीएनए, और ये क्या होता है सैटेलाइट डीएनए, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक में बनी हुई है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका ये टॉपिक था। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो या फिर आपको कुछ और टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर हम आपको डिफरेंस भी बताए हुए हैं, रेप्लिकेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए में क्या है। रेप्लिकेटिव डीएनए ट्रांसलेट हो सकते हैं, mRNA रिकॉर्ड बना सकते हैं और प्रोटीन बना सकते हैं। लेकिन सैटेलाइट डीएनए क्या है आपका, कौन सा रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन है, नॉन कोडिंग रीजन। तो नॉन कोडिंग रीजन क्या होगा ट्रांसलेट नहीं होगा, ठीक है, ना mRNA बनाएगा ना ही कुछ बनाएगा। तो ये 2 टाइप के होते हैं, मिनी और माइक्रो, बल्कि ये जो रेपिटेटिव डीएनए है वो 2 टाइप का नहीं होता है। तो ये भी आपका डिफरेंस जो है ये आपके किसी न किसी एग्जाम में आ जाता है। और ये हमने ओरिजिनल उसका क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाया है। तो ये आपको क्या दिखा है, टीलोमियर जो कि हेटेरोक्रोमेटिन है, सेंट्रोमियर जो कि हेटेरोक्रोमेटिन वाला पार्ट है, और बाकी जो बच जाते हैं वो क्या है आपके यूक्रोमेटिन मतलब कोडिंग रीजन, ठीक है। और हेटेरोक्रोमेटिन जो आती है वो क्या है, नॉन कोडिंग, ठीक है। तो आप अगर इस लेक्चर में कोई दिक्कत हुई तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अच्छा टॉपिक, आपको इंटरेस्ट हो इस टॉपिक में, आपको दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, हम आपको पढ़ा देंगे वो टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।